हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ इंट्रोडक्शन की। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे हाइड्रोकार्बन्स को कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी सबसे सिंपल क्लास जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, अब प्रॉपरली हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द कंपाउंड्स which are made up of only carbon and hydrogen एलिमेंट। ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, उनको नहीं पता चलता कि कौन से कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि ऐसे कंपाउंड जो कि जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे CH4, ये मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है विच इज़ मीथेन, इसको हम मीथेन बोलते हैं CH4 को। अब इसमें देखें आप, CH4 एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, और कोई तीसरा एलिमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। इसी तरह से लाइक C2H6, ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये इथेन का फार्मूला है। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है क्योंकि आपको इसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। 2 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, इसी तरह से ये तो आपको जैसे मैंने बता दिया कि ये क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, लाइक CH3OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथानॉल, या इसको आप मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स में उनको कार्बन और हाइड्रोजन नज़र आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन आप देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें एक थर्ड एलिमेंट भी मौजूद है जो कि ऑक्सीजन है। ठीक है, इस वजह से ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। सही है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक हो गया, ओके। अब हाइड्रोकार्बन्स में जैसे आपने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अब इनमें कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कैटिनेशन क्या होती है कि कार्बन्स का मीन्स के कार्बन एटम्स का आपस में मिलकर लंबी लंबी चेन्स बनाना। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। अब कार्बन एटम वाहिद एलिमेंट है जो कि कार्बन एटम्स की सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के ज़रिए लंबी लंबी चेन्स बनाता है। ठीक है, और वो जो लंबी लंबी चेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स को उनके बॉन्ड्स की नेचर की बुनियाद पर ना 4 क्लासेस में तकसीम किया जाता है। ठीक है, अब वो 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं हम, क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब एक क्लास
को बोलते हैं हम अल्केन्स। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी क्लास होती है अल्कीन्स। ठीक है, तीसरी क्लास होती है अल्काइंस और फोर्थ क्लास होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनको हम लोग इस चैप्टर में बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे चलकर। हाइड्रोकार्बन्स को उनकी बॉन्ड्स की नेचर की बुनियाद पर इन 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। बॉन्ड्स की नेचर का क्या मतलब है कि लाइक अल्केन्स, ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। इसी तरह अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह अल्काइंस में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, सो बहरहाल ये हम लोग आगे जाकर बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये याद रहे कि हर कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। सही है, अब जैसे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो कैसे करोगे, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, ये इसका हो गया पहला शेल जिसको आप के शेल बोलते हैं, और ये हो गया इसका सेकंड शेल जिसको आप एल शेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखें सेकंड शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज नहीं करता, बल्कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, मीन्स कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के साथ वो शेयर कर लेता है, जिसको आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सही है, सो इस तरह से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अब हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। किन क्लासेस में फर्दर क्लासीफाई करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अभी बता देता हूँ थोड़ा सा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, जैसा कि अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे अल्कीन्स या अल्काइंस होते हैं। ठीक है, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनमें नेचर ऑफ बॉन्ड मुख्तलिफ होती है। सैचुरेटेड में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो सिमिलर होती हैं। उनकी वजह यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूं कि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, जो कि आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपने बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई है। सो यहाँ पर हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract a shared pair of electrons। अब जैसे देखें कि 2 एटम्स हैं, उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। ठीक है, अब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन का पेयर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर उस एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस एबिलिटी को बेसिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर देखें कि इन्होंने, हाइड्रोजन ने और क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अब
यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो क्लोरीन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन से ज़रा दूर होता है। इस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स में क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दी, लाइक मीथेन है, ठीक है। मीथेन का क्या फार्मूला होता है? CH4 होता है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें कार्बन ने 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है मीथेन में, ठीक है। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल देख लें इथेन की, इथेन का क्या फार्मूला होता है? C2H6। अब यहाँ पर आपको 2 कार्बन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और हर कार्बन ने 3-3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इस तरह से कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे इस कार्बन का देखें 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड हो गए और चौथा बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गया। इसी तरह इस कार्बन का 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ये एग्जाम्पल्स और इनके स्ट्रक्चर्स बनाकर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि हाइड्रोकार्बन्स में 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी तरह से जो दूसरे टाइप का बॉन्ड होता है वो होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, मीन्स के 2 कार्बन्स के दरमियान बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन वो कितनी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की 2.5, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन वो होती है 2.1। सही है। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू मैंने आपको बता दी, कार्बन की 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये नॉन पोलर होते हैं, इनकी नेचर नॉन पोलर होती है, ठीक है। इसीलिए ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। सही हो गया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी नॉन पोलर नेचर है? तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर हम देखें इनका डिफरेंस देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, किसके दरमियान? कार्बन कार्बन बॉन्ड के पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? 2.5 एक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कितनी होती है? 2.5। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है? 0, विच इज़ लेस देन 0.4, ठीक है। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम है। इस वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड भी क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर हो गया। 2 एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या इससे कम हो तो वो बॉन्ड कौन सा होता है? नॉन पोलर होता है, ठीक है। अब दूसरी टाइप का जो बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन में वो होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन की 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.4 का आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या इससे कम होगा तो बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर होगा,
ठीक है। सो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नॉन पोलर हो गया, या हम इसको वीकली पोलर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में रीडीली सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, मींस के हल्के फुल्के सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं बट कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। ठीक हो गया जी। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकी नेचर जो है वो नॉन पोलर क्यों होती है और कैसे होती है। ओके, अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, दे आर गैसेस या volatile liquids and their volatility decreases with the increase of molecular mass। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं दे आर गैसेस, ये गैसेस होती हैं, या वोलाटाइल लिक्विड्स। अब वोलाटाइल लिक्विड कैसे लिक्विड्स होते हैं, जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, या वो ये वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं एंड देयर वोलाटिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैस। जैसे जैसे हम हायर हाइड्रोकार्बन्स की तरफ जाते हैं, इनके मॉलिक्यूलर मैसेज इंक्रीज होता जाता है, तो इनकी ये जो वोलाटिलिटी है ये क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। मींस कि इनकी जो वेपर्स बनने की एबिलिटी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब यही वजह है कि लो मोलिक्यूलर mass hydrocarbons are gases at room temperature। वो हाइड्रोकार्बन जिनको आप लोअर हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मैस कम होता है, वो गैसेस होती हैं एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मीथेन। मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस है। इसी तरह से इथेन, इथेन का क्या फार्मूला होता है, C2H6। ये भी रूम टेम्परेचर पे गैस है। अब आप देखें इनका मॉलिक्यूलर मैसेज भी क्या हैं, कम हैं। जैसे CH4 की अगर हम बात करें, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स नजर आ रहे हैं आपको। कार्बन का मैस कितना होता है, 12, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन्स का 4 हो जाएगा, तो 12 + 4 इज 16, ठीक है। इसी तरह से C2H6, 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन का मैस 24 हो गया, और 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो 6 हाइड्रोजन का मैस 6 हो गया, तो C2H6 का मैस कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। सो इनका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो कम है, सो इस वजह से ये रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। इसी तरह से मॉडरेट molecular mass hydrocarbons are liquid। वो हाइड्रोकार्बन जिनका मैस ना ही ज़्यादा कम होता है और ना ही बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पर, वो लिक्विड होते हैं। जैसे हेक्सेन, हेक्सेन का क्या फार्मूला होता है, C6H14, ठीक हो गया जी। इसी तरह से जो हायर मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स हैं,
आर सॉलिड्स। वो हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक टर्म मैं डिफाइन करने लगा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। इनको कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर द dead remains of plants and animals that lived millions of years ago। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं जो कि करोड़ों साल पहले कभी ज़िंदा हुआ करते थे। ठीक है। अब देखें, प्लांट्स या एनिमल्स एक अपनी लाइफ गुजारने के बाद वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ वो ज़मीन के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। उन पर मट्टी की, रेत की तहें जमना स्टार्ट हो जाती हैं और बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। अब उन बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से करोड़ों साल गुजर जाने के बाद ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल में। ठीक है। तो ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ठीक है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये ना सिर्फ एनर्जी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है बल्कि रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं, ये जिसको आप खाम माल बोलते हैं। अब किस चीज़ के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं? उन हज़ारों मसनूआत के लिए, उन हज़ारों मसनूआत की प्रिपरेशन के लिए जो कि सार्फिन इस्तेमाल करते हैं, जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, hydrocarbons are the starting material for the synthesis of organic chemicals of commercial importance। ठीक है। अब देखें, कोई भी प्रोडक्ट है जो कि आपने कमर्शियली प्रिपेयर करना है, कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो कि आपने कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं, उनका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो क्या होते हैं? बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की मदद से आप बहुत से ऑर्गेनिक केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं कमर्शियली। ठीक है, या इंडस्ट्रियल स्केल पे। सो दीज केमिकल्स are essential for making plastics, synthetic rubber, synthetic fiber, and फर्टिलाइजर्स। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स की मदद से जो कि आपने ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रिपेयर किए, वो ऑर्गेनिक केमिकल्स ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए?
प्लास्टिक्स बनाने के लिए, रबर बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स खादें बनाने के लिए, इसी तरह से दूसरे बहुत से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, सो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।